नमस्कार। आज हमारा जो ये लाइव है, ऐसी एक ऐतिहासिक हस्ती को याद करने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जिनका जन्मदिन पराक्रम दिवस के नाम से भी मनाया जाता है। आज हम उस हुतात्मा को याद करेंगे जिनके संघर्षों की गाथा को हम सुनते हैं तो हमारे मन में क्या क्या ख्याल आता है कि उन्होंने कितने कष्ट झेले होंगे। इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए कहां कहां तक वो नहीं गए। अलग अलग देशों में भी उन्होंने संघर्ष किया, भारत में क्या ही किया। वो नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी कहा करते थे, भारत विश्व पराशद की नींव का पत्थर है। हमारी धरती, हमारी सभ्यता एवं संस्कृति अति महान और प्राचीन है। यह हमारी जन्मभूमि है, जिसकी धूल में राम और कृष्ण घुटनों के बल चलते थे। यदि हमने अपनी स्वर्गदापी गरीयसी मातृभूमि के लिए कष्ट सहने पड़ते हैं तो क्या यह प्रसन्नता का विषय नहीं है। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के अहिंसा के विचारों से सहमत नहीं थे। दरअसल गांधी जी उदार दल का नेतृत्व करते थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी दल के चहेते थे। सुभाष चंद्र बोस पूर्ण स्वतंत्रता के हक में थे। 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक शहर में एक बंगाली परिवार में जानकी दास बोस के घर एक ऐसा वीर योद्धा जन्मा जिसने क्रांति की एक अलग जगाई। जानकी दास बोस के 14 संतानें थी, जिनमें 6 बेटियां और 8 पुत्र थे। जानकी नाथ और प्रभावती की सुभाष चंद्र बोस 9वीं संतान थी और 5वें बेटे थे। 1913 में सुभाष ने मैट्रिक की परीक्षा कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की। 1919 में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आईसीएस की परीक्षा हेतु इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए। 1920 में आपने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आईसीएस को प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। वहां आपको चतुर्थ स्थान प्राप्त हुआ। 1921 में आपने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ली। 1921 में भारत में ब्रिटिश युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत की तैयारी चल रही थी। 1921 में पहली बार, उसके बाद ब्रिटिश सरकार की बखिया उधेड़ने के कारण सुभाष चंद्र बोस कई बार जेल गए। 1928 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में प्रादेशिक शासन स्वतंत्रता के प्रस्ताव का डटका विरोध किया था। 1930 में सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता नगर निगम के महापौर भी निर्वाचित हुए। 1938 में फरवरी में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में पहली बार आप कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर 5 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नया दल बना लिया। 1941 में सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर वहां से बाहर निकले
10 अक्टूबर 1942 को उन्होंने बर्लिन में आजाद हिंद सेना की स्थापना की। 4 जुलाई 1944 को आजाद हिंद फौज के साथ भारत को विदेशी दास्ता से मुक्ति दिलाने हेतु आपने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आपका एक नारा स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक जादू का काम किया, जिससे हमने आजादी प्राप्त की। 18 अगस्त 1945 को सिंगापुर से टोक्यो जापान जाते समय ताइवान के पास फार्मोसा में नेताजी का विमान दुर्घटना स्थल हो गया। अब यह जांच का विषय है कि उस दुर्घटना में नेताजी के साथ क्या हुआ। आगे की कार्रवाई के लिए मैं ऋचा वर्मा जी, आप पटना से हैं, आप एक प्रसिद्ध न्यूज चैनल में ये फाउंडर मेंबर भी हैं, आप समाज सेविका हैं और लगातार राष्ट्र हित के मुद्दों पर लगातार आप डिबेट में रहती हैं, चर्चा भी करती हैं। मैं कई बार आपको देखा है सुशांत सिंह राजपूत के केस में, आपने और आपकी टीम ने काफी संघर्ष किया है। जावेद हबीब द्वारा उत्तर प्रदेश की एक महिला के सिर पर थूकने के कारण भी उसमें आप लगातार संघर्ष हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप आगे की कार्रवाई प्रारंभ करें। ऋचा जी। धन्यवाद भाई साहब। भारत माता की जय, हर हर महादेव। सभी को मेरा सादर प्रणाम। हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री संजय बाघेल भाई साहब, प्रांत प्रचारक, प्रमुख हिंदू जागरण मंच दिल्ली प्रांत। हमारे साथ जुड़ गए हैं तपस बारिक जी, संगठन मंत्री हिंदू जागरण मंच दक्षिण बंगाल प्रांत, और उत्तम अधिकारी भाई साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी शायद वो जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो प्रोफेसर और राजनीतिक विश्लेषक हैं, और भूमिका, जैसे चंद्रपाल प्रजापति भाई साहब ने कहा, संस्थापक जागृत भारत, एक शंखनाद चैनल और प्रांत प्रचारक, प्रमुख हिंदू जागरण मंच मेरठ प्रांत उत्तर प्रदेश। साथियों, आज हम यहाँ पराक्रम दिवस के अवसर पर उपस्थित हैं, एकत्रित हुए हैं, ऐसे महान विभूति को याद करते हुए जिनका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इस नाम को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। जिस देश में लोग नेताजी जैसे रत्न को भूल गए हैं, वहां देशभक्ति की बात करना लाजमी है। एक आदमी जिसने अपने शक्तिशाली शब्दों, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, से राष्ट्र के नेतृत्व किया, गंदी राजनीति का शिकार हुए और उनकी मृत्यु की योजना बनाई गई और उनका मंचन किया गया। ऐसे देशभक्त व्यक्ति को कोई क्यों भूलना चाहेगा? यह सवाल आज भी कायम है। यह शोध उसकी पड़ताल करता है जहां विभिन्न तथ्यों और विवरणों का मूल्यांकन करने का प्रयास किया गया है कि देश की अखंडता की रक्षा करने वाले किसी व्यक्ति को नेताजी की तरह जी ऋचा जी, आपकी आवाज। भाई साहब, आ रही है आवाज? हाँ जी, हाँ जी जी। हाँ, क्या नेताजी इस देश के नहीं थे? यह शोध उसकी पड़ताल करता है जहां विभिन्न तथ्यों और विवरणों का मूल्यांकन करने का प्रयास किया गया है कि देश की अखंडता और रक्षा करने वाले किसी व्यक्ति को नेताजी की तरह दुर्भाग्यपूर्ण भाग्य क्यों मिला।
इनसे जुड़ी हुई सभी फाइलों और दस्तावेजों को क्यों छिपा कर रखा गया और कभी भी आम जनता के लिए सुलभ नहीं बनाया गया? क्या नेताजी इस देश के नहीं थे? यह शोध इन असंख्य प्रश्नों का उत्तर देने का एक विनम्र प्रयास है, जहां नेताजी के बारे में जानकारी को जोड़ा गया है और एक आकार दिया गया है। साथ ही भारत लौटने के साथ-साथ नेताजी की विवादित विमान दुर्घटना पर भी प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। क्या नेताजी साइगोन यानी ताइवान विमान दुर्घटना में जीवित बचे? तो नेताजी से जुड़ी इन सब विषयों पे आज हम सब मिलकर चर्चा करेंगे। मैं आग्रह करूंगी श्री संजय बाघेल भाई साहब का, प्रांत प्रचारक प्रमुख हिंदू जागरण मंच दिल्ली प्रांत से, कि वो इस विषय पर अपनी बात रखें। धन्यवाद। जी भाई साहब, संजय जी भाई साहब अनम्यूट कीजिए। संजय जी भाई साहब का डिस्कनेक्ट हो गया लगता है भाई साहब। जी जी, सुनाई नहीं दे रहा है कुछ भी। संजय भाई साहब को कुछ भी सुनाए? जी जी, आगे बढ़ते हैं जब तक भाई साहब आते हैं। जी, आप लोगों के कमेंट्स ले सकते हैं भाई साहब आप। जी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस सच्चे अर्थों में राष्ट्रपुरुष थे। उन्होंने राष्ट्र निर्माण का स्वप्न देखा था। उनका सपना था स्वतंत्र, विशाल, महिमान्वित एवं गौरवशाली भारत। नेताजी कहा करते थे, भारत विश्व प्रसाद की नींव का पत्थर है। हमारी धरती, हमारी सभ्यता एवं संस्कृति अति महान और प्राचीन है। यह हमारी जन्मभूमि है, जिसकी धूल में राम और कृष्ण घुटनों के बल चले थे। यदि हमें अपनी इस मातृभूमि के लिए कष्ट सहने पड़ते हैं तो क्या यह प्रसन्नता का विषय नहीं है? जन्मजात, मैं सुभाष चंद्र बोस जी को यहाँ जन्मजात आशावादी कह रहा हूं। जन्मजात आशावादी होने के कारण अखंड भारत के प्रति उनका दृढ़ आत्मविश्वास था। उनका मानना था कि एक व्यक्ति की भांति प्रत्येक राष्ट्र का अपना एक विशेष आदर्श होता है। इसी आदर्श में समस्त जीवन दायिनी शक्ति निहित होती है। भारत का यह आदर्श आध्यात्मिकता है, जिसके कारण भारत की सभ्यता और संस्कृति अगणित आघातों को सहने के बावजूद जीवंत और प्रखर है। उनका कहना था कि हमारे पास सद्विचारों की गौरवपूर्ण संपदा भारी मात्रा में है। जरूरत है तो बस इसके राष्ट्रीय जागरण की। भारत भूमि को अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करने वाले नेताजी कहा करते थे, मैं ऐसे गौरवशाली राष्ट्र की कल्पना से ही आत्मविभोर हो उठता हूं, जिसके प्रत्येक व्यक्ति अपनी निजी क्षमता एवं प्रवृत्ति के अनुसार अपनी पूर्णता को प्राप्त करे। उनके मानस पटल पर विशाल राष्ट्र का भव्य स्वरूप था और वे उसकी समग्रता के आराधक एवं उपासक थे। उनकी उन्नत व सशक्त राष्ट्र की व्याख्या उनके इस पत्र से स्पष्ट होती है कि भारत के हिंदुओं की यह अविच्छिन्न परंपरा रही है कि वह उन सभी समुदाय, जाति तथा वर्गों को समुचित सम्मान देकर प्रतिनिधित्व देते हैं जो भारत को अपनी मातृभूमि मानते हैं। उनकी मान्यता थी कि आदमी केवल रोटी खाकर जीवित नहीं रहता, उसके लिए नैतिक और आध्यात्मिक खुराक की भी आवश्यकता है। धर्म व्यक्ति की आत्मा को बलिष्ठ और शक्तिशाली बनाता है और आत्मबल संपन्न व्यक्ति ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। उनके जीवन पर स्वामी विवेकानंद का गहरा प्रभाव था। स्वामी जी के विचारों से ही उन्होंने
मन की अविचलता, संकल्पों की अडिगता और कर्मयोग की भावना प्राप्त की थी। 4 अप्रैल 1927 को अपने एक मित्र गोपाल सान्याल को लिखे एक पत्र में उनको राष्ट्रनिष्ठा के यही भाव परिलक्षित होते हैं। इस पत्र में नेताजी अपने भावोद्वार व्यक्त करते हुए लिखते हैं, हे प्रभु, तुम्हारी पताका लेकर चल रहा हूं, मुझे इसे वहन करने की शक्ति देना। मुझे पता नहीं है कि भविष्य के गर्भ में मेरे लिए क्या है, लेकिन स्वयं के अंतस को विकसित करने जाने में अनंत आनंद की अनुभूति होती है। राष्ट्र निर्माण में आने वाले कष्टों को ईश्वरीय वरदान समझने वाले नेताजी का देश की युवा शक्ति से आह्वान था, हे युवाओं, तुम ही वह शक्ति हो जिसके बल पर भारत माता के अधिकारों की रक्षा संभव है। मत भूलो कि शक्तिहीनता सबसे बड़ा अभिशाप है। मत भूलो कि असत्य और अन्याय से समझौता करने वाला सबसे बड़ा पापी होता है। इस शाश्वत नियम को सदा याद रखो कि अन्याय के विरुद्ध संघर्ष जीवन का सबसे अहम कर्तव्य है, फिर उसके लिए चाहे कितना ही बड़ा मूल्य क्यों न चुकाना पड़े। जी। काबिले गौर हो कि बस 2 मिनट मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं। काबिले गौर हो कि सार्वभौम भारत के सुपरस्टार नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस समाजवाद के हिमायती थे। जी, हम आगे बढ़ते हैं। जी, आप सबको सूचित कर दीजिए एक मैसेज द्वारा कि वो जुड़े। जी, जो जुड़ गए हैं। हाँ साहब, भाई साहब लगता है जुड़ गए। ये कमेंट बताइए ना, कौन कौन जुड़े हैं, वो पता चलेगा, उनका नाम दिखेगा। जी। कमेंट सेक्शन में हाइड का ऑप्शन होगा भाई साहब, उसको क्लिक कीजिए, हाइड होगा एक। जी हाँ, तो जी हाँ जी, आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं माननीय श्री डॉक्टर संजय बाघेल जी, जो कि प्रांत प्रचार प्रमुख हैं हिंदू जागरण मंच दिल्ली प्रांत से, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री उत्तम अधिकारी जी, जो प्रोफेसर और राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो मैं बाघेल भाई साहब से पहले रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इस विषय पे अपने कुछ विचार रखें। हेलो जी भाई साहब, आवाज आ रही है, बोलिए। जी, सभी को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। चंद्रपाल प्रजापति जी ने हमें मौका दिया और इस पर बात करने के लिए। बहुत ही शुभ दिन है और सुभाष चंद्र बोस जी का, जैसे कि सबको पता है कि आज जयंती है, और इस विषय में हम बताना चाहेंगे कि सुभाष चंद्र बोस का भारतीय इतिहास में जो योगदान रहा है वो अभूतपूर्व रहा है, और जितना उनको एक तरह से सम्मान मिलना चाहिए और जितना उनका एक अधिकार है दिया जाना चाहिए उतना नहीं दिया गया है। अभी जो वर्तमान सरकार है, आप लोग देख रहे होंगे कि इंडिया गेट में जिस तरह से उनकी एक तरह से स्टेचू स्थापित किया गया है और उस पर विवाद अभी होना प्रारंभ हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये राजनीति का एक हिस्सा रहा है कि सुभाष बाबू का जो योगदान भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन में रहा है, उसको उस तरह से सम्मान ना दिए जाने के खिलाफ एक तरह से वर्तमान सरकार ने कहीं बीड़ा उठाया है और ये सोचा है कि सुभाष बाबू को एक तरह से हम उनका सम्मान दिलाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार पटेल को सबसे बड़ी मूर्ति बना करके, स्टेचू बना करके उनको सम्मानित किया गया और उनको स्थान दिलाया गया, तो मुझे लगता है ये सरकार भी कटिबद्ध है। क्योंकि यदि हम इतिहास के पन्नों को ढूंढने की कोशिश करें तो 1927 से यदि हम माननीय सुभाष बाबू के इतिहास को यदि खंगाले
तो देखेंगे 1927 में साइमन कमीशन जब कोलकाता में आया था, तभी सुभाष बाबू ने सबसे पहले काले झंडे दिखाकर के अपने तेवर दिखा दिए थे। एक तरह से जवाहरलाल नेहरू के जो युवा टीम थी उस समय आजादी की लड़ाई में, उसमें सुभाष बाबू सबसे बड़े अगुआ के रूप में उभर कर आए थे। और जब वो 1928 में मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, उस समय सुभाष बाबू खाकी गणवेश धारण कर चुके थे और आजाद हिंद फौज की कहीं ना कहीं उनका परिलक्षण और एक तरह से जो तेवर था वो दिखाई देने लगा था। हमें याद हो ना हो, लेकिन सुभाष बाबू के बारे में बताना चाहूंगा कि उस यूथ ने जो बहुत कम उम्र में इस दुनिया से अलविदा कह के चले गए, 11 वर्ष उस अल्प आयु में भी, 48 वर्ष की आयु में भी के भीतर ही वो 11 बार कारावास झेल चुके थे। और इस स्वतंत्रता की लड़ाई और आजादी की लड़ाई के लिए उन्होंने ये सब किया। और ब्रिटिश सरकार जो उनके खिलाफ थी और वो एक तरह से देश निकाला चाहती थी, तो इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में 1933 से लेकर 1936 तक सुभाष बाबू को यूरोप में भी रहना पड़ा। और जैसा कि इतिहास गवाह है कि जब वो यूरोप में थे तो वहीं पर इटली में उनकी वहां के तत्कालीन जो बड़े नेता थे मुसोलिनी, उनसे भी मुलाकात की थी। और कहीं ना कहीं भारत के लिए वो संगठित कर रहे थे यूरोप के उन तमाम बड़े नेताओं को, यद्यपि जिसमें हिटलर भी शामिल थे, वो जर्मनी में भी थे। और जहां से उन्होंने एक तरह से हम कहें कि ये क्या बोलते हैं, अपना आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की थी, वो कहीं ना कहीं यूरोप में भी रह के भारत की स्वतंत्रता के प्रति चिंतित थे। और जिसमें ये मुसोलिनी जैसे नेता ने भी ये कहा था कि हम आपका पूरा साथ देंगे। और एक तरह वहां बैठ के भी आजाद हिंद फौज के माध्यम से जबकि उनको देश निकाला दिया गया था, उनकी जो लड़ाई थी एग्रेसिव राजनीति की लड़ाई थी। और ये देखने की बात है कि गांधी जी जैसे बड़े नेता, जिसको हम राष्ट्रपिता कहते हैं, बापू के नाम से जानते हैं, और जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े नेता जो है, जितना एक तरह से उनको दर्जा दिया जाना, महत्व दिया जाना चाहिए, उतना मुझे लगता है सुभाष बाबू को नहीं दिया गया। आज तक के पूर्ववर्ती जितनी भी सरकारें रहे, उन्होंने उस तरह सुभाष बाबू को दर्जा देने की कोशिश नहीं की। 1939 की एक वाकया है कि जब ये अध्यक्ष बनने की बारी आई थी, जब इसका चुनाव हो रहा था, तो गांधी जी ने, मुझे लगता है, पट्टाभी सीतारामैया जी का नाम प्रतिपादित किया था, जिसके विरोध में सुभाष बाबू खड़े हुए। और ये हुआ कि कार्यकारिणी जो डिसीजन लेगी, तो गांधी जी ने जो पट्टाभी सीतारामैया का नाम प्रस्तावित किया था और शरद बाबू ने सुभाष बाबू का नाम प्रस्तावित किया था, परिणाम ये हुआ कि चुनाव की नौबत आई और उसमें से 1580 वोट से सुभाष बाबू जीते, जबकि पट्टाभी सीतारामैया को 1377 वोट ही मिले थे, जिसमें से 203 वोटों से सुभाष बाबू जीत गए थे। लेकिन ये गांधी जी को पता नहीं क्या था सुभाष बाबू से, उनकी अग्रेसिव राजनीति से, क्योंकि वहीं कहीं झुकते नहीं थे, कहीं समझौता परस्त नहीं था, उनकी लड़ाई सीधे सीधे होती थी ब्रिटिश सरकार से। तो ये कहीं ना कहीं हमारी हार है, और ये कहते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। परिणाम स्वरूप जो 14 कार्यकारिणी के मेंबर थे, 12 लोगों ने इस्तीफा दे दिया, जो सुभाष बाबू के अगेंस्ट में, विरोध में, जिसमें से शरद बाबू को छोड़कर कोई उनको साथ नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई ये चलती रही, चाहे सुभाष बाबू को उस तरह समर्थन नहीं मिला हो। इसीलिए वो कांग्रेस के भीतर रहते हुए भी कांग्रेस के भीतर से ये उन्होंने और पार्टी का स्थापना की थी, जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। हमें सबको पता है फॉरवर्ड ब्लॉक की जो भूमिका रही है आजादी की लड़ाई में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से ये अपने सुभाष बाबू ने योगदान दिया है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में, उनको वो उचित स्थान मिलना चाहिए। और आज जब उनकी जयंती है, तो मुझे लगता है कि हम वो स्थान दे करके कहीं ना कहीं उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं, और उनको एक इतिहास में एक प्रमुख दर्जा, मुझे लगता है, दिलवाने की कोशिश कर सकते हैं। जी जी चंद्रपाल जी। जी बस जी, आगे हमारे साथ हैं उत्तम अधिकारी जी। जी ऋचा जी, आप आगे।
जी 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 दर्शकों, हमारे साथ उपस्थित हैं उत्तम अधिकारी जी, जो प्रोफेसर एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं। अब हम उत्तम भाई साहब से उनके विचार जानना चाहेंगे। उत्तम जी, स्वागत है नमस्कार। आपका आज के इस कार्यक्रम नमस्कार। में। मेरी आवाज पहुंच रही है सब तक? जी भाई जी साहब। जी ठीक। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का 125वां जन्म जयंती है। तो हमारे इस चैनल के द्वारा और हमारे कार्यकर्ताओं का द्वारा सभी देश के सभी प्रांत, सभी कोने में मनाया जा रहा है। आज हम लोग का जो टॉपिक है डिस्कस करने का, तो नेताजी की अनसुनी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और हम जिस मिट्टी से आते हैं उस मिट्टी में ही सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म क्रम हुआ, तो स्वाभाविक बात है थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता ही है कि उनके साथ जो अन्याय अविचार हुआ, खासकर कांग्रेसी गवर्नमेंट ने और कांग्रेस सरकार ने जितने सम्मान उनको देना चाहिए था, जितना औहदा या दर्जा उनको मिलना चाहिए था, उतना नहीं मिला। और हम लोगों की तरफ से ये आवाज हमेशा उठती रही है कि नेताजी को भारत इंडिया का पहला प्रधानमंत्री का उपाधि मिलना चाहिए। और वर्तमान भारत सरकार की माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के इतिहास में पहला बार ऐसा हुआ कि उन्होंने पराक्रम दिवस पालन करने का अपील लाए पूरे देशवासियों के पास, और नेताजी को भारत का पहला प्रधानमंत्री के रूप में वो स्वीकार किए। ये देश के लिए बहुत बड़ी और गर्व की बात है। तो हमारी जो अनटोल्ड स्टोरी है, इसको मेरे पास जो समय उसमें मैं छोटी सी में 2 हिस्सों में बांटकर आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा या बोलना जी चाहूंगा। जी स्वागत है जी। तो सुभाष बोस जी का जो स्कूल जीवन से या कॉलेज जीवन से जो रवैया रहा है, तो वो थे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। भारत है, भारत का जो कल्चर है, भारत का जो गुरु है खासकर स्वामी विवेकानंद और ऋषि अरबिंदो जी से वो खासकर बहुत ज्यादा अनुप्राणित थे। तो वहां पर तो भारत को विश्व गुरु बनाने का बात चर्चा होती थी। अरबिंदो जी भी ऋषि अरबिंदो जी बार बार एक ही बात बोले कि भारत को अगर विश्व में शांति स्थापन करना है तो भारत को रास्ता दिखाना होगा, आध्यात्मिक रास्ता दिखाना होगा, कल्चरल रास्ता दिखाना होगा, विश्व की किस तरह से जीवन शैली को निभाया जाता है, एक व्यक्ति किस तरह से उत्तम नागरिक या उत्तम विश्व का हिस्सा बन सकते हैं। तो उसी तरह मानकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पहला सवाल ये था जब वो कॉलेज में पढ़ते थे, प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में, कि भाई हमारे कॉलेज में हमारे कल्चर इतना रिच है, आप अंग्रेज लोग जो एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करेंगे उसको हमें क्यों पढ़ना है? हमारे पास तो हमारे सिस्टम है, हमारे कल्चर है, हमारे इतिहास है, वो बहुत ज्यादा पुरानी है आपसे, तब आपको क्यों ले? जरूर लेन देन तो होगा, कल्चर लेन देन होगा, एजुकेशनल लेन देन होगा। तो इसी बात पे मुद्दा छिड़ गया। तो वो जो प्रोफेसर थे वहां पर, जो अंग्रेज थे, उनके ऊपर हमला कर दिए। फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज में उनका एक उभरता हुआ नेता की तरह बंगाल में, भारत में उनका नाम फैलने लगा। बाद में चित्तरंजन दास जी से उनका मुलाकात हुआ, वहां से वो पॉलिटिकल ग्राउंड में आ चुके। तो उसके बाद हम देखते कि भारत के लिए वो जब कांग्रेस में थे तो कांग्रेस में वो एक ऐसा नेता बनकर उभर के आए। कांग्रेस जो भिक्षा की राजनीति करती थी खासकर अंग्रेजों से, तो वहां से वो हट के आए। वो बोलेंगे करेंगे या मरेंगे, अंग्रेज से नहीं डरेंगे। तो करना था या मरना था। जब मोतीलाल नेहरू जी कांग्रेस के सभापति थे, कोलकाता अधिवेशन में आए, तो वहां पर बंगाल वॉलंटियर्स बोलकर एक संगठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनाए थे। तो ये बंगाल वॉलंटियर संगठन
इस तरह से मोतीलाल नेहरू जी को स्वागत किया डिसिप्लिन हो, ऐसे खाकी ड्रेस पहनकर, कि बाकी पंडित नेहरू जी हो, गांधी जी हो, इनको तो इनका सर फिर गया है, ये क्या हो रहा है। कांग्रेस इतना शक्तिशाली अप्रोच ले रहा है, नीडर अप्रोच ले रहा है, जहां भीख मांगता है कांग्रेस अंग्रेजों के पास। तो सोचा सुभाष को तो किसी तरह तोड़ना पड़ेगा, तो सुभाष के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी होने लगा। सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ, सुभाष चंद्र बोस को मजबूर किया गया कांग्रेस के सभापति पद को छोड़ने के लिए, कांग्रेस से उनको सस्पेंड किया गया। वहां पर नेताजी का कोई नाम ही नहीं, नेहरू जी का तो कोई नाम ही नहीं था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल 3 नंबर नेता में आते थे जवाहरलाल नेहरू जी। अब उनका मकसद था किसी तरह सत्ता को पाना, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पटेल जी का मकसद था देश को अखंड रखना है, देश को आजाद करना है। नेताजी बार बार बोलते थे भी युवा लोगों से, तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो वे एक ऐसा निर्भीक व्यक्ति थे, जहां उन्हें अंग्रेज लोगों ने घरबंदी कर रखा कोलकाता के एल्गिन रोड में। तो एल्गिन रोड से जब वो निकले 1938 में, तो वो पठान के ड्रेस पहनकर निकले, कि वहां पर तो बहुत सारा ब्रिटिश सरकार का स्पाई था, जो ब्रिटिश हुकूमत का लिए काम करते थे, उसमें बहुत सारे हमारे देश के भी लोग थे। तो सबकी आंखों में धूल झोंककर वो निकले, गाड़ी से वहां से निकले तो कोलकाता का बगल से ही जीटी रोड जाती है, तो जीटी रोड पकड़कर चुचुरा होकर आसनसोल होकर गोमा स्टेशन पहुंचे, बंगाल का बॉर्डर, बंगाल बिहार का बॉर्डर, गोमा स्टेशन। तो वहां से जो ट्रेन पकड़े, उस ट्रेन सफर का उद्देश्य था कि जर्मन या जापान में जाकर उनका जर्नी खत्म होगा, वहां से विदेशी सहायता लेकर, जहां वर्ल्ड वॉर चल रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, उस समय ब्रिटिश सरकार को या ब्रिटिश हुकूमत को भारत से बाहर निकलना। तो ट्रेन में जब वो चढ़े तो एक अनजान व्यक्ति ट्रेन में चढ़ा, उनका जब ट्रेन से बाहर निकल कर देख रहे तो उनका 2 शब्द उनके मुंह से निकले थे कि भारत माँ, भारत माँ। मतलब देश को जो छोड़कर जा रहे हैं, इतने मतलब इमोशनल होकर जा रहे थे कि उनका मकसद ही था कि देश को छोड़कर जा रहे हैं, फिर यहाँ आएंगे, अंग्रेज को हटाकर यहाँ पर आएंगे और स्वतंत्र भारत का निर्माण करेंगे। तो वो किए। जब वहां से आजाद हिंद आईएनए का फौज बनाए, उसको लेकर अटैक किया भी, मणिपुर और नागालैंड जिसको कहते थे, पहले उनका नाम था कोहिमा इम्फॉल। तो वो आजाद हिंद फौज अपना दखल लिए, ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश सेना को लखेत कर। तो वहां जो भारत सरकार पहला बार बनी, भारत में स्वतंत्रता सरकार ब्रिटिश का बाहर, तो उसको 11 देश अपना सर्टिफिकेट दे दिया, भाई आप लोगों का सरकार को हम मानते हैं, आप स्वतंत्र सरकार बना चुके हैं, आप इस देश का प्रधानमंत्री। ब्रिटिश लोग ने। तो आप उसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं भाई साहब। ब्रिटिश सरकार नहीं। तो इस तरह से देखा कि भारत सरकार में, या उसके बाद जापान के हाथ में जो 2 शहर थे, अंडमान और निकोबार, तो जापानी सरकार भी, वो भी आजाद हिंद बाहिनी या नेताजी के हाथ में सौंप दिया कि इसको भी आप लोग अपना राष्ट्र का हिस्सा बना लीजिए। तो इस तरह से भारत का पहला प्रधानमंत्री का स्वीकृति भी उनको जाती है। और भारत में जो लड़ाई हुआ, जो निडर होकर वो लोग लड़े, उनका भी स्वीकृति इनको जाता है कि एक रेजिमेंटेड फोर्स बनाना है। और ये रेजिमेंटेड फोर्स था आईएनए का। जो फिर आईएनए फोर्स का जो विचार हुआ लाल किला में, वो तो पूरा देश को ही पता है, उसको लेकर जितना इमोशन आया था। लेकिन नेहरू जी या कांग्रेस गवर्नमेंट सभी को मिसलीड कर दिया, क्योंकि उनको सत्ता को पाना था। और दूसरा मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ कि संगठन या आरएसएस से या डॉक्टर जी से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मिलन कैसे हुआ। 2-3 बार वो लोग मिले। किस तरह से मिले?
नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1938 को जब नागपुर में गए कांग्रेस का किसी काम से, तो वो जिस रूट से जा रहे थे वहां देखे कि संघ का रूट मार्च हो रहा है। तो उनके पड़ोस में जो मित्र थे उनसे पूछे कि ये लोग कौन है भाई? तो बोला ये आरएसएस के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, ये लोग रूट मार्च कर रहे हैं। तो उनको अच्छा लगा कि रेजिमेंटेड है, डिसिप्लिन से कर रहे हैं। तो बोले इनका प्रधान कौन है? तो डॉक्टर जी का नाम लिए, केशव जी है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोले तो इनको तो मैं पहचानता हूँ, ये मेरे पूर्व परिचित है। तो उनसे मिलने की कोशिश की है 2-3 बार, कुछ पत्र भी लिखे थे डॉक्टर जी को। तो वो लोग इस विचार से दोनों ही सहमत थे कि भारत को आजादी के लिए, भारत की आजादी के लिए स्ट्रॉन्ग फोर्स चाहिए, रेजिमेंटेड फोर्स चाहिए जो डिसिप्लिन में होगा। तो उनका कार्य पद्धति अलग था, इनका भी अलग था, लेकिन वो लोग दोनों ही खाकी ड्रेस पे भरोसा किए, दोनों ही डिसिप्लिन में भरोसा किए। अंतिम पर्याय में एक बार 1940 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस डॉक्टर जी से मिलने गए कि ऐसा माहौल है देश में, कुछ राय मशवरा करना है। तो उस समय डॉक्टर जी का बहुत बहुत तेज बुखार था, 103 या 104। तो वो देखे कि वो सोए हुए थे, तो सुभाष बोस ने बोला कि उनको मत जगाइए, उनका तबीयत भी अच्छा ठीक नहीं है, आप बोलना, अगर उनका नींद खुल जाए तो आप बोलना कि सुभाष आया था। तो डॉक्टर जी का जब नींद खुला तो उनका वहां जो स्वयं सेवक थे वो बोले कि सुभाष आए थे। तो डॉक्टर जी कॉन्शियस नहीं थे उस समय, बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी उनकी। तो अनकॉन्शियसली 2-3 बार बोले सुभाष सुभाष। जो उनके साथ में थे वो लोग, काफी सारी किताब में भी ये आया है, 2-3 बार उनका ध्वनि निकला कि सुभाष सुभाष ऐसा। तो उनके बाद दिन 20 जून का घटना, 21 जून के तो डॉक्टर जी परलोक गमन किए। तो ऐसा एक कनेक्शन डॉक्टर जी का साथ सुभाष चंद्र बोस का था। तो दोनों अनकॉम्प्रोमाइज थे। कांग्रेस के सो कॉल्ड लीडर्स के जो नरम सा पॉलिसी था ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, तो उनके भी खिलाफ थे। ये लोग लड़ाई, भारत माता का आजादी के लिए शक्तिशाली फोर्स, इस पे विश्वास करते थे। और उसी तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक रेजिमेंटेड, एक डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन की तरह आगे बढ़ते गए। सुभाष चंद्र बोस का आईएनए और इंडियन नेशनल आर्मी इस तरह आगे बढ़ते गया। तो भारत के स्वतंत्रता का इतिहास में इन दोनों स्ट्रीमों का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि कांग्रेसी गवर्नमेंट द्वारा काफी समय नकारा गया। तो कांग्रेसी गवर्नमेंट सुभाष चंद्र बोस अगर देश पे रहते तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि वो प्रधानमंत्री बनते, उनके आसपास तो कोई था नहीं। तो ऐसा सुभाष चंद्र बोस का जब बोला कि एयरप्लेन में एयर क्रैश में उनका डेथ हुआ है, तो उसके लिए शहनवाज कमीशन कांग्रेस गवर्नमेंट बनाया। शहनवाज साहब कांग्रेस के एमपी थे। वो जो एविडेंस बटोरे कर उन्होंने बोला कि सुभाष चंद्र बोस जी का मौत हो गया प्लेन क्रैश में। तो उस पे कई सारे सवाल थे, कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस था नहीं, उनका डेड बॉडी का कोई पिक्चर था नहीं, कोई फोटो था नहीं। प्लेन क्रैश में सुभाष चंद्र बोस जी ही मरे, इनका भी कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस था नहीं। तो वो कमीशन, शहनवाज कमीशन अपने तरफ से जो जो लिखना था, सुभाष को गुमशुदा कर या उनको मारकर मुद्दा खत्म करना चाहते थे। लेकिन उस समय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी संसद में बार बार आवाज उठाते थे कि सुभाष चंद्र बोस का मुद्दा को आगे बढ़ाना चाहिए। और कांग्रेस गवर्नमेंट का ये रवैया था कि जब भी पार्लियामेंट सेशन का लास्ट दिन आता था, लास्ट डे, उस समय वो सुभाष मुद्दा को या शहनवाज कमीशन को रिपोर्ट को लेकर चर्चा करते थे कि दूसरा दिन चर्चा करने का मौका किसी को ना मिले। तो इस तरह से काफी दिन चलाया। फिर मुखर्जी कमीशन, जस्टिस मुखर्जी के नेतृत्व में मुखर्जी कमीशन गठन हुआ। उस समय माननीय अटल जी प्रधानमंत्री थे। तो मुखर्जी कमीशन 2-3 मुद्दों पर काम किया। एक पहला बोला कि मुखर्जी कमीशन का रिपोर्ट से जो उठकर आता है, खासकर अनुज धर जी का रिसर्च के बाद, कि भाई
प्लेन एक्सीडेंट हुआ ताइवान में। आज तक ताइवान भारत के कोई इंटेलिजेंस एजेंसी हो या ये रिसर्च जो कमीशन है, कमिटी है, इनके कोई लोग ताइवान नहीं गए, जापान गए। जहां एक्सीडेंट हुआ वहां आपको जाना पड़ेगा। आपका एक्सीडेंट हुआ है हावड़ा में, आप जाइएगा छपरा में, कैसे होगा? तो ताइवान ना ही जाकर सब जापान जाते थे। तो वहाँ कुछ हालांकि कुछ रिसर्च किताब में जहाँ नेताजी के ऊपर काम हुआ है, वहाँ अनुज धर और भी कई विदेशी लेखक, खासकर ब्रिटेन के 2-4 लेखक फोकस किए हैं कि जो वहां पर स्कल्प मिला है, सिर्फ सिर के हड्डी मिले हैं, तो उसका डीएनए टेस्ट के लिए बोला गया। मुखर्जी कमीशन बोले इनका डीएनए टेस्ट करवाइए, तो डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया। तो वहाँ डीएनए टेस्ट के लिए सबसे लिए जो लगता है, वहाँ देखा गया कि बोला, एक्सपर्ट लोगों ने बोला कि ये तो जला हुआ हड्डी है, इसका डीएनए टेस्ट नहीं हो सकता। लेकिन अभी और भी ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो गया है, डीएनए टेस्ट जला हुआ हड्डी का भी होता है, लेकिन उससे पहले एंथ्रोपोलॉजिकल टेस्ट करना पड़ता है। एंथ्रोपोलॉजिकल टेस्ट में बहुत सारे क्लू मिल जाते हैं कि भाई ठीक है गुरुजी, फीमेल का ये स्कल्प है क्या मेल का है, किस कॉन्टिनेंट में कैसा स्कल्प होता है। भारत में एक तरफ एशिया सब कॉन्टिनेंट का स्कल्प एक साइज का होता है, जापानीज का एक साइज का होता है, ब्रिटेन भाई वेस्टर्न यूरोपियन का एक साइज का होता है। ये रहता है एंथ्रोपोलॉजिकल टेस्ट में। तो इसके द्वारा जो पता चला कि वो स्कल्प जो है वो किसी जापानी का है। फिर दूसरा मुद्दा आया भाई गुमनामी बाबा। बोला कि नेताजी भारत में ही है, गुमनामी बाबा का भेष में नेताजी है, तो उनका भी जांच होना चाहिए। तो कांग्रेस गवर्नमेंट उस मुद्दे को भी किस तरह से चापा जाए, किस तरह से उस मुद्दे को कुछ अलग रास्ता दिखाया जाए, इसका भी कोशिश की है। और मुखर्जी कमीशन के काफी रिपोर्ट में और बहुत सारे रिसर्चर का इंडिविजुअल रिसर्चर का रिपोर्ट में जो आता है कि भाई गुमनामी बाबा सुभाष बोस है, इसका प्रूफ क्या है? उनका हैंड राइटिंग, गुमनामी बाबा का जो चिट्ठी पत्र है, उनका जांच करने के लिए भेजा गया। गुमनामी बाबा को जो लोग देखे हैं, आई विटनेस, उन लोगों से भी पूछताछ किया गया। तो पत्र को जो जांच करने के लिए भेजा गया कोलकाता में, एसके मंडल जो हैंड राइटिंग टेस्टिंग करते हैं, तो वो सीधा लिख दिया कि ये गुमनामी बाबा का हैंड राइटिंग नेताजी सुभाष बोस के हैंड राइटिंग में बिल्कुल मैच नहीं है। उनका 2 पन्ने का टेस्ट रिपोर्ट था। एक पन्ने में अपना नाम था एसके मंडल, सेकेंड पन्ने में था कि भाई ये सुभाष बोस के हैंड राइटिंग गुमनामी बाबा के हैंड राइटिंग से मैच नहीं कर, बस इतना ही। लेकिन उस समय और भी काम हुए। तो वो हैंड राइटिंग अमेरिका का एक बहुत जाने माने हैंड राइटिंग टेस्ट करते हैं, वो एक्सपर्ट है, उनके पास भेजा गया। वो तो उनका रिपोर्ट आया कि भाई गुमनामी बाबा का हैंड राइटिंग के साथ सुभाष बोस का हैंड राइटिंग मिलता जुलता है। आई विटनेस जो थे उन लोगों का भी जो राय मिला, उनसे भी लगता है कि ये सुभाष हो भी सकते हैं। तो कमीशन ने अपना रिपोर्ट दिया कि एविडेंस है गुमनामी बाबा सुभाष हो सकते हैं, ऐसा एविडेंस है, लेकिन ये एविडेंस क्लियर नहीं है, ये पुख्ता एविडेंस नहीं है कि यही गुमनामी बाबा है। लेकिन गर्व की बात यह है कि इस तरह से ये चर्चा आने के बाद 2014 के बाद कांग्रेस गवर्नमेंट का परिवर्तन हुआ, राष्ट्रवादी गवर्नमेंट आया। उन्होंने 300 फाइल करीब नेताजी का ऊपर ओपन किया। ये सोशल जो माहौल बना, जो रिसर्च बना, इसके वजह से 300 फाइल ओपन की। और भी आगे और भी सच आने वाले हैं। तो कांग्रेस गवर्नमेंट, नेहरू जी ऐसा एक नैरेटिव बनाए थे कि सुभाष नहीं रहे। और कांग्रेस एक समय तो ऐसा भी हुआ कि भारत के जो कम्युनिस्ट हैं, उन्होंने रसिया को इन्फॉर्म किया, भाई सुभाष आपके पास है ना। जब सुभाष जी भारत छोड़कर चले गए, रसिया को इन्फॉर्म किया सुभाष आपके पास है, आप उनको मार डालो, भारत मत आने देना। नेहरू जी एक बार प्रधानमंत्री बनने के बाद तो वो बोल भी चुके थे कि अगर सुभाष भारत में आए तो हम उन्हें तलवार के साथ, खुले तलवार के साथ
स्वागत करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? सुभाष आएंगे तो मार देंगे। अब सुभाष को नहीं मारेंगे या वो मर गए, ये अगर आप प्रूफ नहीं कर सकते, मतलब आप नेहरू जी आप भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। सुभाष को मारना होगा, पटेल को हटाना होगा, तभी आप प्रधानमंत्री हैं। आप अपना रोल बताइए, भारत का स्वतंत्रता संग्राम में अपना रोल बताइए, वल्लभ जी का रोल बताइए, सुभाष बोस का रोल बताइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो इस तरह से शास्त्री जी का साथ भी वैसा ही हुआ। ये कोई एक सुभाष बोस, एक शास्त्री, एक पटेल नहीं है। आपके सत्ता के बीच में जो आए हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, आप सभी का अंजाम एक ही दिए हैं, या गुमनाम हो गए या मौत हो गया। तो आज बहुत सारे फाइलें, बहुत सारे नैरेटिव सामने आ रहे हैं। जो गलत इतिहास लिखा गया था उसको भी सही करने का प्रयास दिखाई दे रहा है। आपको स्वीकृति देना पड़ेगा। भारत के हर एक स्टेडियम का नाम नेहरू स्टेडियम, राजीव गांधी स्टेडियम नहीं रह सकते। हर पुरस्कार का नाम गांधी परिवार से नहीं शुरू हो सकता। आप माउंटबेटन का पूछ पकड़कर भारत का प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ऐसा तो हो सकता है, लेकिन भारत के इतिहास में आपको माफ नहीं किया जा सकता। और ऐसे भी माउंटबेटन जी का लास्ट जो बहुत सारे पत्र है उन पे बहुत क्लियर है कि हमारे सिरदर्द का कारण गांधी जी या नेहरू नहीं है, सुभाष बोस है। जब आईएनए के हर एक सैनिक को, शहनाज हुसैन से लेकर हर एक सैनिक को जब फांसी लगाए, जब उनका विचार हो रहा था लाल किले में, तो भारत के सेना विभाग में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक आंदोलन छिड़ गया। तो ब्रिटिश हुकूमत सोचे कि अब सेना में जब आंदोलन छिड़ गया है तो अब तो भारत में रहना मुश्किल ही है। ये डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो सुभाष बोस से जुड़ी हुई है। जो फॉरेन पॉलिसी लेकर भारत के चर्चा करते हैं वो जानते हैं कि भारत के बाहर जाकर भारत के लिए सेना तैयार करना, भारत के फेवर में दूसरे कंट्री लोगों को लाना कितना मुश्किल काम है। आज मोदी जी कर, इससे पहले देखे सुभाष बोस जापान, जर्मनी, इटली, इंडोनेशिया सभी कंट्री को अपना सहयोग में लिया कि भारत को ब्रिटिश हुकूमत से मुक्त करवाना है। तो ये कितनी बड़ी मुद्दा है, फॉरेन पॉलिसी की कितनी बड़ी एक सोच है। या आप उनको भारत का पहला प्रधानमंत्री मानेंगे या उनको प्रधानमंत्री मानेंगे जिस दिन भारत का बंटवारा हुआ, लाखों हिंदू बेघर हो चुके थे। उस समय जवाहरलाल नेहरू लाल किले में अपने कोट के ऊपर, नेहरू कोट के ऊपर लाल गुलाब लगाकर झंडा फहरा रहे थे और करोड़ों हिंदू बेघर हो चुके थे। तो ऐसा तो स्वतंत्रता के लिए ऐसा बलिदान तो सुभाष बोस, भगत सिंह जी ऐसे नहीं दिए कि भारत का विभाजन हो जाए, भारत के हिंदू खून के आंसू रोए, उनके घर के महिलाओं का सम्मान चला जाए, एक दिन में लाखों महिलाओं का रेप हो जाए। तो ऐसा तो माहौल बना नहीं था, ऐसा एक नैरेटिव बनाया गया, जबरदस्ती बनाया गया। आप गुमनामी बाबा को गुमनाम कर सकते हैं लेकिन इतिहास को गुमनाम नहीं कर सकते। एक न एक दिन इतिहास सामने आएगा ही, और इतिहास आस्ते आस्ते सामने आ रहा है। आज आजादी का अमृत महोत्सव, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, हमारे कांग्रेसी घराने के लोग बोल रहे हैं भाई अमृत महोत्सव में नेहरू जी को क्यों सामने नहीं लाया जा रहा, पटेल जी, सुभाष जी, गांधी जी, इन लोगों को लेकर, भगत सिंह, इन लोगों को लेकर चर्चा हो रहा है। तो भाई आप जितना काम किए उससे बहुत ज्यादा आप ले लिए होते इससे। और माउंटबेटन आपको इसलिए प्रधानमंत्री बनाया क्योंकि माउंटबेटन साउथ ईस्ट एशिया में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय साउथ ईस्ट एशिया में फोर्स का ब्रिटिश आर्मी का कमांडर थे माउंटबेटन, चीफ।
तो उस लड़ाई में साउथ ईस्ट एशिया में तो सुभाष बोस के आईएनए आजाद हिंद फौज ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश सेना को लखेत दी थी, खदार दी थी। तो उस हार को माउंटबेटन हजम नहीं कर पाए, डाइजेस्ट नहीं कर पाए। तो एक बना माउंटबेटन दुश्मन सुभाष के, दूसरा अपना घर का भेदी नेहरू जी। तो ये सब कुल मिलाकर एक बहुत बड़े कॉन्स्पिरेसी आजादी के 2-4 साल पहले से ही बन चुका था, एक ब्लूप्रिंट। और उसमें सिर्फ ये लोग साथ देते गए, और जो देशभक्त थे, राष्ट्र के लिए जो बलिदान दिए थे, जो महर्षि मनीषियों थे, उन सबको किस तरह से रास्ते से हटाना है, ये एक योजना बनाया गया। और ब्रिटिश लोग और सत्ता के लोग भी कुछ लोग मिलकर इस पूरे विषय को अंजाम दिए। अपने कुछ फेवर में पॉलिटिशियन, हिस्टोरियन को लेकर एक इतिहास का नैरेटिव बदला गया। लेकिन समय परिवर्तन का है, समय राष्ट्रभक्ति का है, समय कांग्रेस की जो दलाली था ब्रिटिश का, उनके खिलाफ आवाज उठाने का है। तो ये जो मुहिम चला है कांग्रेस मुक्त भारत, तो अगर सच में भारत की आजादी को अमृत महोत्सव मनाना है, तो आम लोगों में से ये कांग्रेस मुक्त भारत करने का गूंज उठना चाहिए। बस इतना ही बोलकर मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद भाई साहब, आपसे जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ वो बिल्कुल अद्भुत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं विनय हिंदू भाई साहब। तो विनय भाई साहब, आज के इस पावन अवसर पर आप क्या बोलना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो सभी देशवासियों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर आप सब सम्मिलित हो, उनके लिए आभार। और इसके लिए हमने आज विशेष करके कुछ लोगों में कार्यक्रम किए हैं नोएडा गौतम बुद्ध नगर में, जिसमें जो आज की नई पीढ़ी है उसे बताने का प्रयास है कि हमने यहाँ तक बताया उन्हें कि आज़ादी से पहले ही हमारे, अगर कोई प्रधानमंत्री, जैसे भाई साहब बता रहे थे अभी, कि आज़ादी के पहले जो प्रधानमंत्री अगर कहा जाए कि, क्योंकि गवर्नमेंट के हिसाब से या संविधान के हिसाब से 1947 में हमें आज़ादी मिली, मगर देखा जाए तो 1932-37 के दौरान जो इनका कार्यकाल रहा, जिस प्रकार से इन्होंने, हमने जो पढ़ा है उसमें जो देखा भी है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बलिदान किसी के लिए ऐसा नहीं है कि कोई भूल सकता है। मगर कहीं ना कहीं जो कांग्रेसी जो रणनीतिकार जो रहे, या फिर जो शिक्षा मंत्रियों ने जिस प्रकार से, मौलाना जो शिक्षा मंत्री रहे, अगर मैं कहूँ कि जो बाहर से जिहादी मानसिकता से जो भी यहाँ लोग आए थे, उन्होंने अपनी जो रणनीति के तहत हमें पढ़ाया, और पढ़ने के बाद जो आज की पीढ़ी जो पढ़ रही है, उस आधार पर भी उनके बारे में बहुत कुछ बताया गया कि किस प्रकार के हालातों में हमारे लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। आज आप देखते हैं कि एक छोटा सा संगठन बनाने के लिए, आप एक संगठन कोई भी चला लीजिए, 5 लोग आपके साथ इकट्ठे होकर ठीक से कुछ समय तक नहीं चल सकते। मगर आजाद हिंद फौज की स्थापना करके जिस प्रकार से उन्होंने अपने राष्ट्र की उन्नति में अंग्रेजों को खदेड़ कर भगाने का, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं दे दी हमें आजादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो हम अक्सर लोगों से पूछते हैं कि साबरमती के संत ने अगर आजादी दिलाई तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, मंगल पांडे, नेताजी सुभाष चंद्र जैसे लाखों लाख जो क्रांतिकारी थे, उनका बलिदान किसके लिए था, ये भी लोग पूछ लें। क्योंकि आज जो जिस प्रकार की सरकार है, जिस प्रकार के लोग हैं, वहां पे ये आजादी है कि हम अपने लोगों के बारे में पूछ सकते हैं। अपने लोगों के मतलब जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो इसके देश के प्रधानमंत्री अपने आप को बताते हैं, है ना, मगर ये नहीं बता पाया आज तक कोई भी कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के उपरांत उनको, घर वालों तक को, एक प्रधानमंत्री स्तर का व्यक्ति, ये कांग्रेस की बहुत बड़ी वो रही कि ना तो हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का मरणोपरांत उनके दर्शन हुए, और ना ही ऐसी लोगों को जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे
उनके बारे में भी बता पाए। तो ये कहीं ना कहीं देश से जुटे हुए लोगों के लिए जानने का विषय। अभी हम ये सबसे अच्छा, अगर मैं कहूंगा कि हमारे 70 साल के इतिहास में अगर सनातनियों के लिए और इस देश के राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों के लिए अगर सबसे अच्छा कोई समय चल रहा है, ये 75 जो हमारा अमृत महोत्सव चल रहा है, इससे बढ़िया समय कभी नहीं आया हमारे लिए। और मुझे लगता भी नहीं है कि इस सनातन संस्कृति को बचाने के लिए इससे अच्छा कोई समय आ भी सकता है। वहीं मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि आज इतना अच्छा समय होने के बावजूद भी केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री जी जैसे व्यक्ति हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी जैसा मुख्यमंत्री है, असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी बहुत उच्च कोटि के हैं, मध्य प्रदेश के जो आपके मुख्यमंत्री हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। ऐसे भी कुछ मुख्यमंत्री हैं जो आज अपनी कुर्सी को लात मार के ये फक्र से कहते हैं कि हम हिंदू हैं और हमें हिंदू होने पे गर्व है। तो मैं यही कह सकता हूं कि आज हम सबको अपने अपने स्तर पर, जमीनी स्तर पर भी नए कार्यकर्ता निर्माण करने भी चाहिए। नए लोगों को, नई पौध को, जिस प्रकार से हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना की और उसमें उन्होंने ऐसे ऐसे क्रीम लोगों को चुना, नए नए बच्चों को चुना, तो मैं चाहूंगा कि हमारे जो भी लोग इसे सुने वो अपने बच्चों के लिए, क्योंकि ज्यादातर होता क्या है, हर कोई कहता है कि भगत सिंह पैदा तो हो मगर पड़ोसी के घर में। मगर आप ये सोच के देखिए, जो जो लोग ये बात कहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो मगर पड़ोसी के घर में, ये कहावत, ये मुहावरा जिन जिन लोगों ने दोहराया, अगर उन्होंने भी अपने बच्चों को भगत सिंह बनाया होता तो हालात ऐसे ना हुए होते और इससे बेहतर होते। मगर आज जो परिणाम है जो प्रधानमंत्री जी के बनने के बाद, वो बहुत अच्छे हैं। तो मैं सभी के लिए शुभकामना संदेश के साथ यही कहूंगा कि माँ भारती का वैभव बना रहे, माँ सनातन धर्मियों को ऐसी शक्ति देती रहे और उसके लिए हम सब एकजुट होकर इस राष्ट्र के लिए कार्य करते रहें, यही मेरी मनोकामना है। और मैं आज सच्ची श्रद्धांजलि या सच्ची जयंती उस दिन होगी जिस दिन अखंड राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र बनेगा। और उस हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए, अखंड राष्ट्र को बनाने के लिए अनेकों कुर्बानियां चाहिए होती हैं। आगे भी लोग मिलेंगे, अभी भी लोग तैयार हैं। कुर्बानी देना बड़ी बात नहीं है, कुर्बानी देने से पहले इसके लिए, माँ के लिए काम करना बहुत बड़ी बात है। हम यही सोच लें कि मरना बड़ी बात नहीं है, इसके लिए जीना बहुत बड़ी बात है आज। क्योंकि इतने नमक, मैं अगर मेरी भाषा शैली थोड़ी खराब लगे तो माफी चाहूंगा, इतने नमक हराम हिंदू इस देश में रहते हैं जो अपनों को मरवाने के लिए अपने साथ रखने वाले, जो सही में ईमानदारी से धरातल पर जो लोग काम करते हैं, उन्हें मरवाने के लिए और उनके ही जड़ कटवाने के लिए रात दिन लोग प्रयासरत काम करते हैं। और हम यूपी में एक चुनाव देख रहे हैं और चुनाव में जिस प्रकार की हालात है, जो मुख्यमंत्री अपने पिता के मरणोपरांत उन्हें दाह संस्कार करने तक नहीं गया, आज उसे भी प्रचार करना पड़ता है। इससे बड़ी डूब के मर जाने की बात हमारे लिए कुछ हो नहीं सकती। और एक चीज बात, पूरे लॉकडाउन में जिन्होंने बैठ के घर में खान राशन लिया, शौचालय बनवाए, उन्होंने बहुत सारी चीजें, सिलेंडर लिया, बिजली ली, मकान लिया, सब कुछ लिया, और वही जिहादी मानसिकता के विधर्मी आज उनके खिलाफ खड़े हैं और अपने लोग उनका समर्थन करते आते हैं। ये हमारे लिए और डूब के मर जाने वाली बात होती है। तो ऐसे लोगों का भी जल्दी से जल्दी चीजें खत्म हो। और ये चुनाव के लिए हम चाहेंगे कि आप सब ये जहां जहां भी जो जो हमसे बन सकता है, क्योंकि अगर लोकतंत्र की ताकत देखिए, संवैधानिक रूप से चाहे जैसा भी है, अब संविधान से ही चलना पड़ता है। तो संविधान में ये एक बार चुनाव में हमारे लोग रहे, हमारी ऐसी इच्छा है, क्योंकि अगर इनके रहने से हमें ताकत मिलती रहती है, कोई भी लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, स्टडी जिहाद हो, जनसंख्या विस्फोट हो, जब इन विषयों पर हम काम करते हैं समाज में जाके, तो इन पर काम करते समय ऐसे लोगों का साथ बहुत जरूरी होता है। इस कारण से आप सब से भी मेरा निवेदन है, जहां भी जिस स्तर से आप कर सकते हैं, इन सब का साथ दीजिए। और देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, उधम सिंह हो, मंगल पांडे हो, ये जितने भी क्रांतिकारी हो, ऐसी कुर्बानियां देने वालों को ही याद किया जाता है। और सच्चे योद्धा आपके जैसे हैं जो इनको नमन करते हैं, संगठन भी वही है। तो ऐसी चीजें होती रहे, इनसे हमें ऊर्जा मिलती है और
सबसे बड़ी बात है, कुर्बानियां देश मांगती है, माँ भारती कुर्बानी भी मांगे तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। जय हिंद और जय श्री राम। जय श्री राम भैया, बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर। और आप सभी की बातों से मुझे नेताजी की वो बात याद आ गई जब उन्होंने कहा था, ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी स्वतंत्रता का मोल अपने खून से चुकाएं। हमें अपने बलिदान और परिश्रम से जो आजादी मिलेगी, हमारे अंदर उसकी रक्षा करने की ताकत होनी चाहिए। और ये ताकत हम देख रहे हैं आज वापस से जगी है, क्योंकि हमारे पास वैसी मजबूत सरकार है। और आज ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अमर जवान ज्योति के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का उद्घाटन किया है। और इससे बहुत सारे लोग, स्पेशली कुछ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लोग ज्यादा ही क्या कहते हैं, खौफ में है। वो खौफ ही है, खौफ ज्यादा है। वो व्याकुलता कह सकते हैं, उनके अंदर व्याकुलता है, हाँ जिन जी, पर पट्टा कर रहे बिल्कुल हैं। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ना, मेरे विचार भाई साहब आपसे बहुत ज्यादा मिलते हैं। और सच में आपके जैसे ही कभी कभी मैं बोल देती हूँ, लेकिन मैं क्षमा नहीं मांगती क्योंकि अभी जो सभा में मैं बिहार में, आप पटना से हैं, तो मैं जी बस इतना कहना चाहूंगा, बिहार के 34 जिले मैंने प्रवास किए हैं, टोटल जी 38 में से। किशनगंज, जी अररिया, कटिहार, पूर्णिया, नवादा, बिहारशरीफ, बेगूसराय, ये जितने भी पटना से लेकर आप वैशाली जो है, जहानाबाद, औरंगाबाद, मधुबनी, जी मधुपुरा, बेगूसराय, मुंगेर, ये सब जो है मैंने जी प्रवास किया है। करीब 34 जिले, आपके गोपालगंज से समस्तीपुर तक, सब ये जो है। जी मैं जी जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर काम किया है, तो इसलिए मैं आया था बिहार से भी, विशेष करके बोध गया बहुत तक अच्छे, सब जगह, है ना। बहुत अच्छे। आपके यहाँ यहाँ पे भी बड़े स्थिति है पैमाने पे कन्वर्जन हो रहा है भाई साहब, बहुत ज्यादा। हाँ, आपका जो हाँ किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया जी, वाला जो, वो जो है, क्योंकि मैं वहां गया था और वो मैंने तो भाई देखा था मिनी वहां पाकिस्तान हो गया है भाई। किशनगंज में तो ऐसी स्थिति थी कि वहां तो सेंटर चलाए जा रहे हैं लव जिहाद के लिए। हम्म। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चौक है वहां पे, किशनगंज में। तो वहां जी जब मैं गया था तो वहां पे सेंटर चलते हैं, और वहां काफी ज्यादा परेशानी थी। उस समय CAA का विरोध चल रहा था वहां बड़े स्तर पर, प्रधानमंत्री गाली दी जा रही थी। हाँ जी हाँ जी। चलिए, जी हमारे पास तो डेमोक्रेसी है, ये लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच का बहुत अच्छा सदुपयोग कर लेते हैं। कोई बात हम्म। नहीं, पराकाष्ठा जब हर चीज की हो जाती है तो उसका अंत सर्वनाश होना है। होना निश्चित है। और भाई साहब, आप हमसे अभी जुड़े रहिए, क्योंकि मैंने सुभाष चंद्र बोस के लिए कुछ पंक्तियां लिखी हैं। तो आप सभी के समक्ष अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं वो पेश नहीं, करना बिल्कुल चाहूंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। बिल्कुल। सुन सुभाष का नाम जो, शासक भी डर जाते थे, सोच के उसकी बातों को कायर यूं ही मर जाते थे। दिखा देश को कई नई राह, जो चलना सबको सिखाता था। आजादी का जोश जो सबके दिलों में यूं भर जाता था। भाप गए हो चालों को, तब गोरे भी घबराते थे। सोने की चिड़िया पर राज, तब ऐसे वो कर पाते थे। नहीं झुका सब सिंह के आगे, नहीं झुका जब सिंह के आगे, तो उसको मरवा डाला। हस्ताक्षर कर मौत पे उसकी, देश का गौरव धो डाला। सत्ता के लालच में देखो, काम ये कैसा कर डाला। अपनी ही बाजू में हमने नागों को था यूं पाला। ताइवान से उड़ा विमान, नतमस्तक सूरज करता था। ताइवान से उड़ा विमान, नतमस्तक सूरज करता था। साजिशों के जाल में फंसकर देश का गौरव मरता था। दिव्य क्रांति को जो बहुत सुंदर है। अंधियारा यूं ही छल जाता था। दिव्य क्रांति को जो अंधियारा यूं ही छल जाता था। बोलते हो सूर्य पुत्र, दो पल में यूं ढल जाता था। आजादी का शंखनाद जो अपनी मृत्यु से कर जाता था। खून के बदले आजादी देगा, वो सबको ये बतलाता था। अपना मृत्यु सा कर जाता, खून के बदले आजादी देगा, वो सबको बतलाता था। आज उसी के गौरव की हम गाथा फिर दोहराते हैं। आज उसी के गौरव की हम गाथा फिर दोहराते हैं। उसकी मौत की साजिश पर हम शर्मसार हो जाते हैं। किसी कीमत पर आजादी देखो ये हमने पाई है। किसी कीमत पर आजादी देखो हमने ये पाई है।
सोच के हर एक बात को आंखें आज सजल हो आई हैं। बड़ा क्रूर था वो शासक जो दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर आया था। अपने देश के गौरव को खुद उसने ही मिटवाया था। उस वीर के सम्मुख आज यह देश भी शीश नवाता है। उसके बलिदानों की गाथा आज ये फिर दोहराता है। सुन सुभाष का नाम जो शासक भी डर जाते थे, सोच के उसकी बातों को कायर यूं ही मर जाते थे। तो ये कविता आज मेरी तरफ से श्री सुभाष चंद्र बोस जी को उनको शत शत नमन करते हुए मैंने आप सबके सामने प्रस्तुत की। जी बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। धन्यवाद। हमारे साथ तपस जी जुड़ चुके हैं और तपस भाई साहब, तपस बरीक जी संगठन मंत्री हैं हिंदू जागरण मंच दक्षिणी बंगाल प्रांत के। भाई साहब, आज आप भी अपने विचार हमारे समक्ष रखें। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। सुन रहे जी नमस्कार जी। नमस्कार। সকলকে নমস্কার জানিয়ে যারা পরিচালনা করছেন সবাইকে আমার প্রণাম, যথাযোগ্য স্থানে নমস্कार। बांग्ला में विषय रखेंगे? मिक्स कर लीजिए हिंदी और हाँ, हल्का मिस करके कर दीजिए। हिंदी में थोड़ा सा समझ में आता रहे, हिंदी भाषी लोग ज्यादा जुड़े हुए हैं जी। हाँ, इंग्लिश, हिंदी और बांग्ला तीनों मिला लीजिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1897 साले 23 जनवरी कटक शहर में जन्म लिया। पिता जानकीनाथ बसु, माता प्रभावती देवी कटक शहरे स्कूले पढ़ाशोनार पर 1911 साले माध्यमिक प्रथम विभागे उत्तीर्ण है। 1918 साले कटिस्टार कलेजे बीए परीक्षा उत्तीर्ण है। तारपरे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालये उच्चतर डिग्री नेওয়ার জন্য গিয়েছিলেন। सुभाष चंद्र बोस দুবার জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন। সুভাষ চন্দ্র বোস রাষ্ট্রবাদের জন্য, স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য, দেশ মাতৃকাকে পরাধীন থেকে মুক্ত করার জন্য, স্বাধীন করার জন্য অল্প বয়স থেকেই দেশপ্রেম, রাষ্ট্রভক্তি তার মধ্যে প্রখর ছিল। সুভাষচন্দ্র বোস যখন বাংলা কংগ্রেসের সভাপতি, আর সেই সময়তে হিজলি ক্যাম্প, সেই হিজলি ক্যাম্পে যে ডিটেনশন ক্যাম্প ছিল, সেই ডিটেনশন ক্যাম্প দর্শন করার জন্যে 3 জায়গাতে ডিটেনশন ক্যাম্প ছিল। একটি হচ্ছে বক্সর, দ্বিতীয়টি বহরমপুর, তৃতীয়টি মেদিনীপুর জেলায় খড়গপুর আইআইটির মধ্যে হিজলি ক্যাম্প গড়ে উঠেছিল। সেই হিজলি ক্যাম্পের যারা ছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ বোস, ব্রজেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এরা অকথ্য অত্যাচারে এরা আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছিল। সেরকম যে তারপরে 28 জুলাই 1931 আর সেই সময়তে জর্জ কার্লির হত্যার কারণে তখন 15ই সেপ্টেম্বর মণি দাস, চিন্তামণি দাস আর বনি দাস এরা জেল থেকে পালিয়ে যায়। তারপরে ইংরেজ সৈন্য ব্যাপকভাবে ধরপাকড় শুরু হওয়ার পর 16ই সেপ্টেম্বর সনাতন, সন্তোষ মিত্র, তারকেশ্বর গুপ্ত
কিন্তু চারিদিক থেকে ইংরেজ পুলিশ ঘিরে ওই ডিটেনশন ক্যাম্পের উপর গুলি ছুটতে আরম্ভ করে। যখন সন্তোষ মিত্র বারান্দাতে আসে তখন তার কপালে গুলি লাগে। গুলি লাগার পর ওখানেই পড়ে যায়। তারকেশ্বর গুপ্তের বুকে গুলি লাগে। সেই সময় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস তার পরের দিন সেই ডিটেনশন ক্যাম্পে কি ঘটেছিল সেইটা দেখার জন্য ওখানে যায়। আর সেখানে যাওয়ার পরে তাদেরকে ফুলের মালা দেয় এবং ওখানকার যারা ওখানে বন্দী ছিলেন তারা আরো 30 জনের গুলি লাগে। তারা মেদিনীপুর হসপিটালে ভর্তি হয়। সেখান থেকে আর কি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস ওখান থেকে চলে আসে পরের দিন চলে আসার পর শহীদ মিনারে বিরাট জনসভা ছিল। সেই জনসভাতে সারা দেশব্যাপী কেমন চলছে ওই হুগলির যে ডিটেনশন ক্যাম্প, আর সেই ডিটেনশন ক্যাম্পের যে কি ভয়াবহ অবস্থা, কয়েদিদের কি অবস্থায় আছে, কিভাবে রেখেছে, সেই সব সম্বন্ধে বর্ণনা করে। আর বর্ণনা করার পর সারা দেশব্যাপী এর আলোড়ন শুরু হয় যে হিজলির যে ডিটেনশন ক্যাম্পের অত্যাচার, আর সেটাও ব্যাপক আকারে আর কি সারা দেশব্যাপী হয়। তখনকার দিনের যে পত্রিকা আনন্দবাজার পত্রিকা, আর তাতেও একবারে ফোর পান্ডে ওই ঘটনা সম্বন্ধে উল্লেখ করেছে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস যখন এখান থেকে চলে যায় তখন রাসবিহারী বসু জাপানে যে সেনাবাহিনী তৈরি করছিলেন আজাদ হিন্দ বাহিনী, আর সেই আজাদ হিন্দ বাহিনী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসকে সমর্পণ করেছিলেন, তাকে সঁপে দিয়েছিলেন এবং তাকে পরিচালনার দায়িত্ব ভার দিয়েছিলেন। সেই দায়িত্বভার নেওয়ার পরেও আজাদ হিন্দ বাহিনীকে নিয়ে আর কি তারপরে প্রথম আর কি দেশকে স্বাধীন করতে হবে, সেই জন্য সেখান থেকে বারবার চেষ্টা করেছেন। ময়নাঙ্গে এসছেন, সেখানেও জাতীয় পতাকা তুলেছেন। সেই জন্য সুভাষচন্দ্র বোস যে ভারতের বাইরে যাওয়ার পরেও বিভিন্ন দেশে গিয়ে আর তাদেরকে সংগঠিত করেছেন, আর সেখান থেকে নিয়ে এসে ভারতকে স্বাধীন করার জন্য বিভিন্নভাবে সেটা চেষ্টা করেছে। 1941 সালে আর থেকে যখন এখান থেকে চলে যায়, আর তারপরে 1945 সালে যে বিমান দুর্ঘটনা সেখানে হয়েছিল, আর সেই বিমান দুর্ঘটনাতেও তখন দেখা গেছে যে বিমান দুর্ঘটনা ছিল কি ছিল না, তার অনেকে বলেন যে ওই বিমান দুর্ঘটনা ছিল, আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে হসপিটালে ভর্তি হয়েছিল। ও আর ওর যিনি সঙ্গে থাকতেন সব সময়তে সে হাবিবুর রহমান, দুজনেই আর কি ওখান থেকে ভর্তি হওয়ার পরে হাবিবুর রহমান বলেছেন যে আমাকে হয়তো বাঁচিয়ে রাখতে পারেন, কিন্তু নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসকে যেভাবেই হোক মেরে দিতে পারে, সতর্ক করেছিলেন। সেরকম 2018 সালে 21শে অক্টোবর যে আজাদ হিন্দ সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য যে এখনকার কেন্দ্র সরকার যে লালকেল্লাতে আজাদ হিন্দ বাহিনীর তাদের যে যারা জীবিত আছে তাদেরকে নিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া এবং আজাদ হিন্দ সরকার যে ছিল তার স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য এই সরকার কেন্দ্র সরকার আর কি সেটা 2018 সালে 21শে অক্টোবর লালকেল্লাতে সেটা দেখেছি। সেই জন্য আজাদ হিন্দ বাহিনী থেকে তখন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসকে চারিদিক থেকে তখনকার যিনি প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন জওহরলাল নেহরু, আর সেই জওহরলাল নেহরু সব জায়গাতে বলতেন যে একবারে যাতে কোনো সেনাবাহিনীর ছাউনিতে নেতাজির ছবি যাতে না থাকে তার জন্য তারা সওয়াল করেছেন। যে গান্ধীজির যে অসহযোগ আন্দোলন, আর সেই আন্দোলনেতেও যে একবারে সেটা দেখে যে নেতাজি তখন শ্রাদ্ধ করার জন্য এখানে করেছিলেন, তখনও শ্রাদ্ধ করতে নিষেধ করেছেন গান্ধীজি। সেই জন্যে ওই যে বিমান দুর্ঘটনা, আর তারপরেও 2 বছর পরেও নেতাজিকে দেখা গেছে বাইরে, আর তার সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে। এরকম সেরকম অনেক জায়গাতে যে যেমন
কমলা বাবা যে ফাইল চিত্র, তাতে অনেক ফাইল এখন পর্যন্ত খোলা হয়নি। সেই ফাইল চিত্র খোলার হয়নি কারণ কিছু না কিছু সেই ফাইলের মধ্যে আছে, সেই জন্য আজও ভারতবর্ষের কাছে সেটা অজানাই থেকে গেল। সেই জন্য নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস কমলা বাবা হিসাবেও অনেক জায়গাতে এরকম দেখা গেছে, আর সেখানেও আর কি তার পরিচয় পাওয়ার জন্য বারবার সকলে ছুটে গেছে, সকলে বলেছেন সেরকম। সেই জন্য আজাদ হিন্দ বাহিনীর যেমন স্বীকৃতি, আর সেই রকম নেতাজি সুভাষের সারা ভারতবর্ষের যুব সমাজের কাছে আজও আইকন হিসাবে দেখা যায়। সেই জন্য সবাই নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসকে শ্রদ্ধা করে, ভক্তি করে, তার আদর্শ নিয়ে চলার চেষ্টা করে। সেই জন্য নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারা আদর্শকে সামনে রেখে উনি গিয়েছিলেন, আর সেই জন্য সেই কাজকে ভারতবর্ষে সারা পৃথিবীর কাছে শ্রেষ্ঠ হোক এটা চেয়েছিলেন। আর ইংরেজ সরকারকে উৎখাত করার যে প্রয়াস আর তিনি একবারে বাইরে থেকেও করে দেখেছেন, এটা ভারতবর্ষের কাছে সারা পৃথিবীর কাছে একটা বিরাট আর কি পাওনা। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস সেটা করে দেখেছেন। সেই জন্যে আজকে যে 125তম নেতাজি যে জন্মদিন, সেটা সব জায়গাতে পালিত হচ্ছে। ভারত সরকারও নেতাজির স্ট্যাচু আর কি ওখানে বসিয়ে আর সেটা দেখেছেন, করেছেন। সেই জন্যে আমরাও যুব সমাজের কাছে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের যে ভাবধারা আর সেটা যদি একবার ছড়িয়ে দিতে পারি বা তাদের আদর্শকে নিতে পারি, তবে সার্থক হবে। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি। भारत माता की जय। जी धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद तपस भाई साहब। जी चंद्रपाल भाई साहब। जी जी, तो आज की चर्चा हम यहीं पर विराम तो हम कहेंगे नहीं, निरंतर ये चर्चाएं हमारी चलती रहेंगी। अन्य और भी विषय लेकर हम और लोग आते रहेंगे। आज हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को स्मरण किया, उनके बारे में हमने जाना। अगर हम लगातार साल भर भी उनके बारे में हम चर्चा करते रहे वो भी कम होगा, पर हम जितने भी हमारे साथ प्रतिभागी थे, वक्ता थे, उन्होंने उसका जो सार जो हम सबके सामने रखा है वो बहुत ही सार्थक होने वाला है। और ये विषय अधिक से अधिक लोगों के पास जाए हमारे इस जागृत भारत चैनल के माध्यम से, तो हम अधिक से अधिक, मैं सभी वक्ताओं से भी आग्रह करता हूं कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि एक जन जागरण हो सके। इसी के साथ जय हिंद, भारत माता की जय। भारत माता की जय। भाई साहब मैंने शेयर कर दिया है, मुझे बस 2 मिनट का समय दीजिए। खत्म करने से पहले मैं दर्शकों का नाम लेना चाहूंगी। अरुण चौहान जी जुड़े हुए हैं, शहीद भगत सिंह सेना जुड़ी हुई हमारे साथ, अश्विनी तदवाल जी जुड़े हैं, विशाल शर्मा है, सतीश शिवाजी हैं, संजीव गुज्जर, अर्चना मिश्रा जो महामंत्री हैं हिंदू जागरण मंच की, कृष्ण सिंह बोरा जी जुड़े हुए हैं, शिवम अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं, हिमानीश जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, हिंदू शेर नितिन शर्मा जी जुड़े हुए हैं। मैं अपने सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ कि वो हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे इस कार्यक्रम को सुना। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी दर्शक भी इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे और यहाँ पे जब भी लाइव होगा आप सब हमसे जुड़ेंगे बड़ी संख्या में। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद। जय हिंद, भारत माता की जय।